हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 12 इन्फॉर्मेटिव क्लासेस का चैप्टर 5 चल रहा है हमारा इंटरनेट एंड वेब, जिसका आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ठीक है गाइस, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने जो टॉपिक कवर किया था इसका वो था इंटरनेट एंड एप्लीकेशन। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर 5 इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ, जो है वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। ठीक, तो वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से समझो। A website is a general contain information organized in multiple pages about an organization. It can also be created for a particular purpose, theme, uh, or to provide a service. ठीक, देखो हो क्या रहा है कि वेबसाइट होती क्या है। जनरली वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या है आपको मल्टीपल पेजेस का क्या मिलेगा, कलेक्शन मिलेगा, वो भी कैसे, वेब पेजेस का। ठीक, अब उन वेब पेजेस में क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो वेब पेजेस कंटेन करेंगे इन्फॉर्मेशन को, वो भी किसके बारे में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर सपोज मैं बात कर लूँ, अगर मैंने कोई एक स्कूल की वेबसाइट बनाई है, ठीक, तो अगर आप स्कूल की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको किससे रिलेटेड मिलेगी, सारी की स्कूल से रिलेटेड। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि स्कूल का पर्पस, मतलब उसमें क्या रहेगा कि स्कूल, मतलब पर्पस क्या रहेगा उस वेबसाइट का, कि वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में डालना है, स्कूल के बारे में। ठीक, उसके बारे में कि क्या क्या सर्विसेज वो हमको प्रोवाइड करता है। अगर स्कूल के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमको क्या क्या सर्विसेज दिखेगी कि स्कूल हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्लास, फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू लेके 12 तक हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज होती है। सारी जो जो सर्विसेज स्कूल देता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसकी वेबसाइट पर मिलेगी। तो वही वेबसाइट क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसको ध्यान में रखकर वेबसाइट बनाई जाती है। तो वेबसाइट को इन शॉर्ट में देखा जाए तो वेब भी, साइट भी कहा जाता है। ठीक, जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जिसके अंदर सारे वेब पेजेस कैसे इंटरलिंक होते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू इंटरलिंक किए जाते हैं। एंड सारी चीजें कहाँ सेव होती है, वेब सर्वर के ऊपर सेव होती है। ठीक, इसके बाद होता क्या है कि ये सारे वेब पेजेस को हमने हाइपर लिंक दिए, उस हाइपर लिंक पे क्रिएट कर, मतलब क्लिक करके हम अलग अलग पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। ठीक, तो विजिटर नेविगेट्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन हाइपर लिंक। मतलब जैसे ही अगर सपोज कोई वेबसाइट खोली और वहाँ पे मैंने कोई भी सपोज लिखा है, अबाउट सेक्शन हो गया, होम सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शन हमको किसी भी वेबसाइट पर दिखते हैं। तो ये सब क्या है, उस पेज पे जाने की हाइपर लिंक बनाई जाती है, जिस पर क्लिक करके आप उस पेज को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पे सारे लिंक्स देते हैं दूसरे पेज पे जाने के लिए वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इसके बाद also all the pages of the websites are integrated under one domain name and have common theme and template। और सारे जितने भी वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक ही डोमेन नेम के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, और सबके कॉमन थीम होता है। मतलब एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करके वेबसाइट बनाई जाती है। आप जिस भी पेज पर जाओगे आपको एक कॉमन थीम दिखेगी, सबका थीम सेम होगा या टेम्पलेट सेम होगा। ठीक, to access a website one has to type the address of the website, जिसे हम यूआरएल बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यूआरएल किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर आपको वेबसाइट को एक्सेस करना है तो क्या करना रहता है, आपको उस वेबसाइट का एड्रेस डालना है, जिसे हम बोलते हैं यूआरएल। कहाँ पर, ब्राउजर के एड्रेस बार के ऊपर। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपको क्या होगा, वो वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होगा जिसे हम बोलते हैं होम पेज, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू उनके एड्रेस के थ्रू। ठीक, तो ये था वेबसाइट का। जैसे एग्जांपल से समझते, सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का, कि यहाँ पे हमने एक एनसीईआरटी की वेबसाइट का मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं इसमें, कि द वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी विल हैव ऑल द पेजेस रिलेटेड टू एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी ने जितनी भी चीजें सर्विस प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे डाल रखी। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का हो गया, सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, रिसोर्स मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। तो एक ही डोमेन नेम के अंदर और एक ही कॉमन डिजाइन के अंदर या एक ही कॉमन थीम के अंदर आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी का वेबसाइट मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, ये सबसे पहला जो पेज है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है एनसीईआरटी का होम पेज। यहाँ पे आपको सबसे पहला, जब भी आप एनसीईआरटी की हाइपर एड्रेस डालोगे ब्राउजर पर, सबसे पहला जो पेज उसका ओपन होगा लिंक पे क्लिक करते से वो ये वाला आएगा। ठीक, ये होम पेज रहता है। अब इसके अंदर अलग अलग सेक्शन बने, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया। ठीक,
ये हमारा हो गया प्रोग्राम्स का, ये हो गया गैलरी का। तो ये सारे क्या है, हाइपरलिंक्स जनरेट कर रखी है वेबसाइट के ऊपर कि आप कैसे इन पेजेस के ऊपर जा सकते हो, इन पेजेस को एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे मैं प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगी ना, ये हाइपरलिंक है, तो ये जिस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे प्रोग्राम वाले वेब पेज पे ले जाएगा जिसके अंदर प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने गैलरी वाले पे क्लिक किया तो ये अगेन गैलरी के लिए हाइपरलिंक बना दी, मतलब आपको गैलरी वाला पेज एक्सेस करना है वेबसाइट का, तो आपको इस गैलरी के हाइपरलिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आपने गैलरी के हाइपरलिंक पे क्लिक करा, वो आपको गैलरी वाले ऑप्शन में ले जाएगा, वेब पेज पे ले जाएगा। ऐसे टेक्स्ट बुक का पेज बना रखा है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में कि बच्चों को कैसे और भी चीजों के बारे में बताया जाए, इन्फॉर्मेशन अवेयर करा जाए, अवेयरनेस के लिए हेल्थ एंड वेलबींग का पेज बनाया गया है। फिर ई टेक्स्ट बुक के लिए एक पेज बनाया गया है। तो ये अलग अलग वेब पेज बनाया गया है एनसीईआरटी की वेबसाइट के अंदर, ठीक। इसके बाद देखो तो एक कॉमन थीम में दिखेगा सबके टॉप पर, यहाँ पर एक कॉमन थीम चल रहा है एनसीईआरटी का, एक उनका फुल फॉर्म का और विथ लोगो दे रखा है। तो ये हर एक पेज को जब भी एक्सेस करोगे ना, कोई भी वेब पेज पे जाओगे तो ये कॉमन थीम के अंदर बनाया गया है ना, सबके ऊपर ये कॉमन चीज चल रही है, मतलब एक ही पर्टिकुलर थीम है पूरी वेबसाइट की। तो ऐसे वेबसाइट क्रिएट की जाती है, ठीक। अब वेबसाइट क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है ये समझ लें। देखो वेबसाइट क्रिएट करते हैं क्यों है, सबसे पहले कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अगर वास्ट सारे लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए वेबसाइट क्रिएट की जाती है। अगर आपको अपनी सर्विस के बारे में या जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट के अंदर, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक। तो वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, इज टू मेक द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, कि आप कितने मैक्स टू मैक्स लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वेबसाइट क्रिएट करके पहुंचाना, ठीक। अब इससे क्या होता है, वेबसाइट से होगा क्या, a website is a means that helps to communicate with people in a specific transparent and user friendly manner। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर जाकर आपको इजीली जिस चीज के बारे में वेबसाइट बनाई गई है उसकी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी वहां पर। तो लोगों क्या कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एंड यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक। और इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स विथ मिनिमम इफर्ट्स, उसमें कम इफर्ट्स में आप इजीली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल दैट विल बी विजिटिंग द साइट। और वेबसाइट जब भी हम डिजाइन करते हैं तो ये ध्यान में रखें करते हैं कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसे अलग अलग तरह के लोग देखेंगे, तो सबके माइंडसेट को लेकर वो वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, ठीक। तो कुछ कॉमन पर्पस क्या क्या हो सकते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए, पहला तो ये कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है या कोई सर्विस लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए, ठीक। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए, तो आप क्या करते हो, एक वेबसाइट बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हो। उसके बाद लोगों से बात करने के लिए, कि आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों से जाननी है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो उस पर्पस को लेकर भी क्या होता है, वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक। उसके बाद एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी वेबसाइट्स बनाई जाती है, गेमिंग पर्पस के लिए भी वेबसाइट बनाने के लिए लोग आते हैं, ठीक। या फिर म्यूजिक सुनने के लिए वेबसाइट बनाई जाती है, सबका अलग अलग अपना एक पर्पस होता है जिसको ध्यान में रख के वेबसाइट बनाते हैं। तो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए भी वेबसाइट बनती है, ठीक। और फिर डिसेमिनेटिंग कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी क्या होता है, वेबसाइट्स बनाई जाती है, ठीक। तो वेबसाइट बनाने का क्या है, अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस के बारे में बताना है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाना है, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाना है उस कारण से, या कुछ भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके के लिए वेबसाइट को बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना है हमको क्या, वेब पेज। देखो हमने वेबसाइट देख लिया, वेबसाइट में डेफिनेशन क्या बोली कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अगर भैया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है तो पहले वेब पेजेस तो पता होना चाहिए, वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक। चलो वेब पेजेस के बारे में बात करते हैं। वेब पेज कुछ नहीं, देखो एक डॉक्यूमेंट होता है अपना वर्ल्ड वाइड वेब पे, जो हमें वेब ब्राउजर पे दिखता है, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। जैसे समटाइम्स वेब पेज बोलो या पेज भी कहा जाता है, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे मिलेगा आपको, और जो हमें कहाँ दिखेगा, वेब ब्राउजर के ऊपर। यूजुअली ये एक वेबसाइट का ही पार्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। या तो देखो हो सकता है आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, या तो इमेजेस डाल दी, ऑडियो वीडियो डाल दिए, ठीक, कुछ एप्लीकेशंस डाल दिए, या कुछ इंटरेक्टिव कंटेंट डाल दिया, तो ये सारा क्या है, हमारे वेब पेज के अंदर रहता है, ठीक। तो इस फॉर्म में हमें क्या रहता है, वेब पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब एक तरह से हो गया या कि वेबसाइट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अगर हम डाल रहे हैं या फिर कहीं पे पुट कर रहे हैं, तो वहाँ कहाँ पुट कर रहे हैं, वो वेब पेजेस के अंदर पुट कर रहे हैं, वो वेब पेजेस के फॉर्म में हमारे सामने आ रही है। और वेब पेजेस है क्या, वेब पेज एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक।
अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि वेब पेजेस को बनाया कैसे जाता है, तो वेब पेज को बनाने का तरीका सिंपल है। आप HTML लैंग्वेज का यूज करके या फिर CSS का यूज करके वेब पेजेस को क्रिएट करते हो। अब HTML क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, वहां से देख सकते हैं। और एक CSS भी होता है जिसको कास्केडेड स्टाइल्स शीट कहा जाता है। ये भी एक तरह का वेब पेज में कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, उसके अलावा वेब पेजेस में अगर और भी चीज अपन डालते हैं तो प्रोग्राम कोड्स का यूज किया जाता है, जिसे हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक, तो वेब प्रोग्राम कोड्स कॉल स्क्रिप्ट्स ऑल्सो यूज कि हम किस किस मैनर में पेजेस में अपना कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेनली स्क्रिप्ट्स का काम क्या होता है, अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है ना वेब पेज के अंदर, तो वो स्क्रिप्ट्स के थ्रू हैंडल किया जाता है। मतलब स्क्रिप्ट्स का काम क्या है, अगर आपको वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है तो आप किसके थ्रू बनाओगे, स्क्रिप्ट्स के थ्रू बनाओगे। ठीक, और मोस्ट पॉपुलर जो यूज होती है टेक्नोलॉजी स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए वो होती है जावास्क्रिप्ट। एक जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है मेनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पाइथन और PHP का भी यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के लिए, किसके अंदर, वेब पेजेस के अंदर। तो ये था वेब पेजेस के अंदर कि वेब पेज में है क्या, डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो हमें ब्राउजर के ऊपर दिखता है। ठीक, किसका ही पार्ट है, वेबसाइट का ही पार्ट है, जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो पैराग्राफ हो, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में हो, या इमेजेस के फॉर्म में हो। और वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML या CSS का यूज करते हैं। एंड अगर आपको आपके वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है, मतलब वो कम्युनिकेशन कर सके, सामने वाला अगर कुछ इनपुट दे रहा है तो एक अपने को रिस्पॉन्स में कुछ भेज सके, तो अगर आपको आपके वेब पेज को इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है, तो आप किसका यूज करते हो, स्क्रिप्ट्स का यूज करते हो। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसके अंदर डालना पड़ती है, जो हम किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट, PHP या फिर पाइथन के थ्रू। ठीक, उसके बाद हम वेबसाइट जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो वेब पेज दिखता है, फर्स्ट पेज जो दिखता है वेबसाइट का, उसे होम पेज कहा जाता है। मतलब है तो एक तरह का वेब पेज ही, लेकिन अगर फर्स्ट पेज ओपन हुआ है वेबसाइट का तो उसे हम क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे स्वयं का एग्जाम्पल डाला है, स्वयं वाला पेज है, तो इसका मैंने सबसे फ्रंट पेज ही ओपन करा है। जैसे आपने साइट का एड्रेस डाला, आपने URL डाला वेबसाइट का, एंटर करते से जो पेज ओपन होगा वो क्या कहलाएगा, उस वेबसाइट का होम पेज कहलाएगा। ठीक, हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एड्रेस बार पे विजिबल होगा। उसके बाद वेब पेज जितने भी रहते हैं ना, सारे वेबसाइट में लिंक्ड होते हैं और एक ही डोमेन नेम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब जो वेबसाइट का डोमेन नेम होगा वही वेब पेजेस के लिए भी डोमेन नेम रहेगा। मतलब वही क्या कर रहे हैं, वेबसाइट के डोमेन नेम को सारे वेब पेजेस में आपस में शेयर किया जाता है, क्योंकि वो आपस में सारे लिंक होंगे और तभी जाके वेबसाइट बनेगी। और जो ही वेबसाइट का डोमेन नेम होगा वही हमारे किसका डोमेन नेम होगा, इंडिविजुअल वेब पेज के लिए भी वही डोमेन नेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्वयं वाले पोर्टल की, HTTPS swayam.government.in, ये हमारा swayam.government.in पोर्टल है। ठीक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है काई के लिए, जिससे कि ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सके स्कूल्स के लिए। तो ये पोर्टल बनाया गया है स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए। ठीक, तो ये क्या पोर्टल है, ये एक वेबसाइट हो गई। इस वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं सबके लिए एक ही डोमेन नेम चलेगा, वो कौन सा रहेगा, हमारा swayam.government.in। ठीक, अब देखो इसमें ये जो सबसे पहला पेज ओपन हुआ है, ये अगेन मैंने बताया आपको कि ये क्या है, स्वयं वाले जो वेबसाइट है हमारे गवर्नमेंट की, इसका क्या है, ये सबसे पहला होम पेज है। अब वेब पेजेस की बात करें तो वेब पेजेस भी देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक और होता है डायनेमिक। तो इसके बारे में हमको देखना है कि अब स्टैटिक वेब पेज कैसे काम करते हैं और डायनेमिक वेब पेजेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे स्टैटिक वेब पेज से। तो स्टैटिक वेब पेज कैसे, देखिए दो टाइप के वेब पेजेस हो गए ना, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं। देखो भाई, ऐसे पेजेस जो क्या रहेंगे, जिनका जो कंटेंट है, आप जब भी उस साइट पे जाओगे उसका कंटेंट आपको हर बार वैसा सेम टू सेम मिलेगा, कोई चेंजेस उस पेज में नहीं मिलेंगे। ठीक, वो पर्सन टू पर्सन जो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक वेब पेज कहेंगे। ठीक, तो स्टैटिक वेब पेज की डेफिनेशन क्या होती है, स्टैटिक वेब पेज इज वन हुज कंटेंट ऑलवेज रिमेन स्टैटिक, मतलब डज नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। मतलब हर पर्सन टू पर्सन क्या है, कंटेंट वैरी नहीं कर रहा है, कंटेंट हर पर्सन के लिए सेम है, उसे कहा जाता है स्टैटिक वेब पेज। मतलब हुआ क्या, आपने किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करी और वो पेज आपके सामने हर बार वैसा का वैसा उठकर आ गया, तो वो क्या कहलाएंगे, स्टैटिक वेब पेज कहलाएंगे। जैसे क्या है देखो, इसके प्रोसेस कैसे करता है स्टैटिक वेब पेज में, जब भी आप सर्वर क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, कहाँ से होगा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट रिसीव करता है कोई भी स्टैटिक वेब पेज के लिए, तो वो क्या करेगा, जस्ट अपने स्टोरेज मीडिया में जाएगा और उस पेज को ढूंढेगा।
और जैसे ही वो पेज उसको मिल जाएगा, वो ब्राउज़र पे क्या कर देगा, सेंड कर देगा किसके लिए, क्लाइंट के लिए, ठीक। उसमें कुछ भी एडिशनल प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है ऐसे पेजेस के लिए, ठीक। तो वो पेज क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं, जिनमें क्या है, फिर आपने रिक्वेस्ट करी, उसके लिए आपको फटाफट रिस्पॉन्स मिल गया, किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू। तो वो पेजेस कहलाते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। Hence, a static web page remains same for all the users until someone changes its code manually, ठीक। अब स्टैटिक पेज वेब पेज में होगा क्या, ये सारे यूजर्स के लिए सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा, जब तक कि कोई भी आकर उसके कोड में मैनुअली चेंजेस नहीं करे, मतलब उसके कोड में जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक वो क्या करेगा, वो आपको एज इट इज दिखेगा, आपको मैनुअली उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अदरवाइज वो पेज जैसा है वैसा का वैसा यूजर्स को रिप्रेजेंट होगा हर बार, ठीक। अब स्टैटिक वेब पेज जनरली क्या है, HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग होती है, एंड CSS में, इन 3 चीज में लिखे जाते हैं, और उनका जो एक्सटेंशन होता है वो .htm और .html ही रहता है, ठीक। तो ये होता है स्टैटिक वेब पेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोसेस की बात करूँ, तो जब भी ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा, तो HTTP रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, वेब सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, अपने स्टोरेज मीडिया में जाके जिस पेज की रिक्वेस्ट आई है उसको देखेगा, अगर वो स्टैटिक है तो वैसा कैसा उठा के रेस्पॉन्स किसको भेज देगा, ब्राउजर को या फिर क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो ये ऐसे काम करते हैं कौन से, स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक। सेकंड देखते हैं हमारे डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्टैटिक की तरह काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, देखो, डायनेमिक वेब पेज में क्या होगा कि हर बार जब भी कंटेंट यूजर्स के सामने जाएगा, तो हर यूजर के लिए वो कंटेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ डायनेमिक वेब पेज इज वन इन विच द कंटेंट ऑफ वेब पेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। मतलब डिफरेंट यूजर्स के लिए कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। क्यों, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले ने कैसी कंटेंट की रिक्वेस्ट की है, उस पर डिपेंड करते हैं ये वाले वेब पेजेस, ठीक। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है डायनेमिक वेब पेज की, किसके पास, सर्वर के पास, तो सिंपली क्या करता है, पेज को जाके रिट्राइव नहीं करेगा स्टोरेज के, स्टोरेज मीडिया में जाके उसको ढूंढने नहीं लगेगा। पहले क्या करेगा, रिक्वेस्टेड वेब पेज को सेंड करने से पहले क्या करेगा, कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सर्वर के एंड पर भी की जाती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कि डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन लाना, कुछ डेट एंड टाइम अपडेट करना, या फिर अगर वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन अपन ने मांगी है, तो वेदर उस टाइम किस टाइम की मांगी है, किस डेट की मांगी है, उसके करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करके सेंड करना। तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सर्वर के एंड पे होती है, और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वेब पेज को सेंड करता है, मतलब रिस्पॉन्स जनरेट करता है, किसके लिए, ब्राउजर के लिए, क्लाइंट के लिए, ठीक। तो वेब डायनेमिक वेब पेज का काम काम क्या है कि जैसे रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना, किसके लिए, ब्राउजर के लिए, वो कहलाते हैं डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक। उसके लिए होता क्या है, सर्वर के एंड पर कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग करता है सर्वर, एंड देन इन्फॉर्मेशन सेंड करता है क्लाइंट को। तो डायग्राम से समझते हैं कि अगर मैंने कुछ भी पर्टिकुलर, सपोज सम वेदर की इन्फॉर्मेशन ही चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करा, ब्राउजर पर डाला कि आने वाले 1 वीक में कैसा अपना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या वेदर रहने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट गई किसके पास, सर्वर के पास गई। सर्वर ने क्या करा, कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम से सारे को रन किया, कहाँ पर, सर्वर एंड पर करा। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट वैसी आई है, तो जैसे रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करा, अपने ही एंड पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम रन किया। एप्लीकेशन प्रोग्राम ने कुछ प्रोसेस की, एंड जो भी आउटपुट आया एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो कहाँ आया, पहले सर्वर के पास आया, एंड देन सर्वर ने उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स किसको सेंड किया है, क्लाइंट को सेंड किया। मतलब हुआ क्या है, सर्वर के पास भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चला है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने पहले आउटपुट जनरेट करा, जो आउटपुट किसके पास आया है, पहले सर्वर के पास, देन सर्वर ने वो आउटपुट किसको सेंड किया है, हमारे क्लाइंट को। तो ऐसे करके 4 स्टेप में प्रोसेस हो रही है, कहाँ पर, डायनेमिक वेब पेज के लिए। पहले रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले कॉल किए जा रहे हैं, कहाँ पर, सर्वर पर। उस कॉल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो सर्वर के पास आएगा, देन सर्वर वो किसको सेंड करेगा, ब्राउजर को सेंड करेगा, ठीक। तो ये 4 स्टेप में काम हो रहा है डायनेमिक वेब पेजेस का, ठीक। और ये कंटेंट जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, क्यों, क्योंकि जैसी रिक्वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स मिलता है। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में एज कम्पेयर टू स्टैटिक वेब पेजेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्वर के एंड पे भी कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए इनको टाइम भी लगता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट होने पर, रेस्पॉन्स जनरेट करने पर, ठीक। अब डायनेमिक वेब पेजेस जो रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP, ASP.NET, पाइथन, जावा, रूबी, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डायनेमिक वेब पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है अब, वेब सर्वर। देखो, हमने देख लिया वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस देख लिया। वेब पेजेस में हमारे पास 2 तरीके हो गए, स्टैटिक एंड
डायनामिक। ठीक, अब देखो हमने देखा कि वेब पेजेस की रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट वेब पेजेस की कर किससे रहे हैं, वेब सर्वर से कर रहे हैं। तो ये वेब सर्वर क्या है, तो पहले वेब सर्वर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो वेब सर्वर क्या है, इज वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट टू क्लाइंट सच एज ब्राउजर दैट रिक्वेस्टेड। मतलब क्या है, वेब सर्वर एक ऐसी जगह है जो क्या करता है, जो भी कंटेंट रहता है उस वेबसाइट से रिलेटेड उसको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। किसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट भी मतलब कौन से, हमारे ब्राउजर्स हो गए, जो क्या करेंगे, हमें उस वेब पेज की या वेबसाइट की क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक, तो वेब सर्वर कुछ नहीं, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट्स क्या है, स्टोर है। वेबसाइट स्टोर है मतलब हमारे सारे वेब पेजेस कहाँ पर स्टोर होते हैं, वेब सर्वर पे स्टोर होते हैं। ठीक, तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा वेब सर्वर करता है। ठीक, अब देखो वेब सर्वर की बात करें ना, तो ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है, दोनों तरीके से काम करता है। ठीक, अब हार्डवेयर है तो कैसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर है तो कैसे काम करेगा, ये देखते हैं। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ वेब सर्वर एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर मैं वेब सर्वर को हार्डवेयर की तरह काम करवा कि नहीं, मेरा जो सर्वर है वो अगर हार्डवेयर है। ठीक, तो हार्डवेयर कैसे हुआ, इट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट, मतलब ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है, सॉफ्टवेयर स्टोर कर रहा है एंड वेबसाइट के कंटेंट क्या क्या होगा, HTML के पेजेस, इमेजेस, CSS स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, सारे कंटेंट को स्टोर करके रख रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर बोल रहे हैं कि हमारा अभी वेब सर्वर किस तरह काम कर रहा है, हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। अगर अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरा वेब सर्वर क्या है, सॉफ्टवेयर है, अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर उसको दूँ तो सॉफ्टवेयर कैसे बना रहे हैं उसको, कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अंडरस्टैंड URL or web addresses coming as request from the web browsers and respond to those requests। मतलब क्या कर रहा है, अगर कोई भी एक मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, अगर कोई भी उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, कोई ब्राउजर से या क्लाइंट से उसके पास किसी भी चीज के लिए या किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड जनरेट कर रहा है, उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, तो एक प्रोग्राम हो गया जो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का काम कर रहा है। तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं कि वेब सर्वर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि स्टोर करके रख रहा है चीजें, कोई भी सॉफ्टवेयर को या फिर कुछ कंटेंट को, तो उस सेंस में मेरा क्या हो रहा है, वो हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। तो वेब सर्वर एक तरह से हार्डवेयर भी होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, अब सर्वर क्या है, एक यूनिक डोमेन नेम असाइन किया जाता है ना। अ सर्वर इज असाइंड अ यूनिक डोमेन सो दैट इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द डोमेन नेम। ठीक, तो इनको क्या है, एक यूनिक डोमेन नेम दिया जाता है, जिससे कि उनको कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी डायनेमिक पेजेस होते हैं वो डेटाबेस से लिंक होते हैं, जिससे कि क्या हो सके कि हर टाइम पे पेज क्या हो, अपलोड हो। ठीक, एंड जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो डेटाबेस से रिट्राइव होकर हमें वेब पेज पे अपडेटेड फॉर्म में दिखे। तो ये काम भी कहाँ होता है, हमारे वेब सर्वर पर ही होता है। वेब सर्वर पे भी उसके पास डेटाबेसेस होते हैं जहाँ से हम डायनेमिक पेजेस को क्या करते हैं, लिंक करके रखते हैं, जिससे कि क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम हर बार रन होता है। ठीक, अगर जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं से भी रिट्राइव करना है, तो रिट्राइव करके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपडेटेड फॉर्म में कहाँ दिखती है, वेब पेज पे दिखती है। ठीक, तो ये भी चीजें कहाँ होती है, वेब सर्वर के एंड पर ही की जाती है। ठीक, तो अगर मैं वेब सर्वर की बात करूँ इसके एग्जांपल्स की, तो अपाचे टॉमकैट होता है एक, तो है ना, जो मेनली यूज किया जाता है लोकल, एक बोल सकते हैं लोकल सर्वर की बात कर सकते हैं। तो लोकल सर्वर जो हमारे मेन होते हैं वो अपाचे टॉमकैट हो गया, ग्लासफिश, जिसमें ज्यादातर अपाचे टॉमकैट का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो कि कोई भी अगर वेबसाइट आई है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पे, तो आप उसको अपने लोकल सर्वर पर कैसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा उस कंप्यूटर पे। सपोज मैंने मान लिया कि अपाचे टॉमकैट ले लिया अभी। ठीक, नाउ द वेब ब्राउजर फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट टू फॉर अ पेज कंटेनिंग द डिजायर्ड डेटा और सर्विस। अब होगा क्या कि जो भी ब्राउजर है वहां से रिक्वेस्ट की HTTP रिक्वेस्ट जाएगा, एक रिक्वेस्ट सेंड होगी कहाँ पर, सर्वर के एंड पर, किसके थ्रू, क्लाइंट के थ्रू। ठीक, जिससे कि उसको जो भी डेटा चाहिए, सर्विस चाहिए, वहां से उसको रेस्पॉन्स के फॉर्म में मिल सके। सर्वर जैसे ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, जो डेटा चाहिए उसको सर्च करेगा एंड देन उसके लिए क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, किसके लिए, क्लाइंट के लिए। तो देन वो HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करता है, रिस्पॉन्स भेजता है किसको, क्लाइंट को, टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। ब्राउजर जो, तो ब्राउजर और क्लाइंट, अभी यहाँ पे एक ही चीज समझना। ठीक, तो क्लाइंट को क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करके कौन सेंड करता है, वेब सर्वर करता है। ठीक, द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज देन डिस्प्लेड इन द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। और जो भी रिक्वेस्ट आती है वेब पेज की वो कहाँ दिखती है फिर,
अगर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, उसके बाद वो जो पेज की रिक्वेस्ट आती है उसके लिए रिस्पॉन्स गया कहाँ पर, ब्राउजर के एंड पर, और वो दिखता है किसको है, फिर क्लाइंट को। ठीक, if the server is not able to locate the page, it sends a page containing the error message। अगर सर्वर को वो पेज नहीं मिलता है तो सर्वर क्या करता है, उसके लिए भी क्या करता है, एक एरर मैसेज सेंड करता है। जिसमें हमें देखा कि कभी भी हमें कोई वेबसाइट नहीं मिलती है, कोई भी वेब पेज नहीं मिलता है, जब भी हम उसको एंटर करते हैं यूआरएल गलत होती है, तो एक मैसेज हमेशा जनरेट होता है। कौन सा, एरर 404, वो बताता है कि पेज नॉट फाउंड, मतलब पेज नहीं है, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो जिस पेज की, वो पेज अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए एक एरर मैसेज जनरेट होता है, दैट इज एरर 404 पेज नॉट फाउंड का। एक कहाँ पर दिखता है वो, अगेन हमें क्लाइंट्स के ब्राउजर पर दिखेगा। मतलब रिक्वेस्ट हम जनरेट करते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, सर्वर उसके रिस्पॉन्ड, उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड किसको सेंड करता है, ब्राउजर को सेंड करता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का मैसेज, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और रिस्पॉन्स किसके पास आता है, हमारे ब्राउजर के पास आता है। ठीक, तो ऐसे क्लाइंट और सर्वर में बोल सकते हैं क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप होता है हमारा। ठीक, और क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जनरेट किए जाते हैं किसी भी पेज के लिए, वेब पेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, और एक बार देखो, ये ब्राउजर है, ब्राउजर ने HTTP रिक्वेस्ट अगेन सेंड करा किसको, कि भाई मुझे कुछ पेज चाहिए, वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने उसको फाइंड किया, अगर सर्वर को मिल जाता है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करके सेंड करता है ब्राउजर को। रिस्पॉन्स में आता क्या है, वो वेब पेज आता है जो कहाँ दिखता है, ब्राउजर को अपने एंड पर दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है वेबसाइट का। ठीक है, और वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में इस तरह से इंटरेक्शन होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के थ्रू। ठीक, अब देखते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, वेब ब्राउजर क्या है, डेफिनेशन समझते हैं। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प अस टू व्यू द वेब पेजेस। मतलब क्या, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हमें काइकली मदद करेगा कि जिससे हम वेब पेजेस को देख सकें। देखो, सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ब्राउजर का आपके सामने लूँ तो वो होता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का नाम आपने सुना ही है, क्योंकि हम आप लोग भी अगर कुछ चीज सर्च करने जाते हो सबसे पहले गूगल पे वो चीज डालते हो। ठीक, तो वो क्या है, एक तरह का ब्राउजर है जो क्या करता है, आप जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हो उसके लिए क्या लेकर आता है, रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट जनरेट कौन करता है, ब्राउजर। ठीक, तो गूगल क्रोम हमारा क्या हो गया, एक तरह से ब्राउजर हो गया। ठीक, वो हमें हेल्प क्या करता है, इट हेल्प अस टू व्यू द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज रिट्राइव्ड फ्रॉम वेरियस वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब क्या करेगा, हमें वो सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन को देखने में मदद करेगा जो हम क्या करते हैं, सर्वर से लेकर आते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट पे हम जो भी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं वो सारी हमें कहाँ से, सर्वर से रिट्राइव होकर हमको कहाँ दिखती है, ब्राउजर के ऊपर दिखती है। और भी एग्जांपल्स की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एप्पल सफारी हो गया। तो ये अलग अलग तरह के वेब ब्राउजर्स होते हैं जो हमें सर्वर से वेब पेजेस के, फिर वेब पेजेस के लेकर आते हैं कहाँ से, सर्वर से। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता ही दिए कि कौन कौन से, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे होते हैं। ठीक, एंड अ वेब ब्राउजर essentially displays the a web browser essentially display the HTML document which may include text, images, audio, video and hyperlinks that helps to navigate from one page to another। देखो, अब वो हो क्या रहा है, वेब ब्राउजर हमें क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट अगेन किसके बारे में बात हो रही है, वेब पेज के बारे में बात हो रही है, वो हमें डिस्प्ले करता है। ठीक, जिसके अंदर क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, या तो इमेज होता है, या तो ऑडियो वीडियो होता है, या फिर हाइपरलिंक्स होती है। हाइपरलिंक्स का क्या काम आती है कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जा सके। ठीक, तो वेब ब्राउजर हमें दिखाता है क्या, मेनली HTML डॉक्यूमेंट दिखाएगा, और HTML डॉक्यूमेंट अगेन हमारा क्या हो गया, वेब पेज हो गया। ठीक है, तो है क्या, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वेब पेज को दिखाने में क्या कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। ठीक, अब देखो, कुछ वेब ब्राउजर की सेटिंग होती है जो हम हमारे एंड पर कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन, कि वेब ब्राउजर क्या होता है कि कुछ सर्टेन सेटिंग होती है वेब ब्राउजर के अंदर जो बताती है कि वेब ब्राउजर किस तरह से बिहेव करेगा। और हर ब्राउजर का जो एप्लीकेशन होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने एंड पे ब्राउजर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, हमारे तरह से यूजर फ्रेंडली उसको बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि ये जब भी ब्राउजर ओपन करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पर हम उसकी सेटिंग के लिए सबसे जो एंड पे जो आइकन रहता है उसको क्लिक करते हैं। उसको क्लिक करने पर उसके बाद हम जाते हैं उसके ऑप्शन वाले से पार्ट पे। तो ऑप्शन वाला टैब दिखता है, उसको सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद द प्रेफरेंसेस द ऑप्शन विंडो विल बी डिस्प्लेड इन दी ब्राउजर। तो हमको एक ब्राउजर में ये वाला विंडो ओपन होता है। ठीक, ऑप्शन के बाद एक विंडो ओपन होगा जो होगा
ऑप्शन विंडो ओपन होता है, ऑप्शन पे हम क्लिक करके हमें फिर एक विंडो ओपन होगा प्रेफरेंस वाला, अबाउट प्रेफरेंसेस वाला। ठीक, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड में हमको अगेन बहुत सारे पैनल्स दिखेंगे, मल्टीपल पैनल दिखेंगे चूज करने के लिए, जैसे जनरल हो गया, होम हो गया, सर्च, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड सिंक। ठीक, तो ये अलग अलग तरह की चीजें वेब ब्राउजर की सेटिंग्स में हमको मिलती है। ठीक, तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू की सेटिंग में जाके आपको ब्राउजर को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाना है उस तरह से बना सकते हो। कभी कभी होता है कि आपको कुछ देखना है कि होम पेज पे गए, अब यहाँ पे कि प्रीवियस जो भी सेशन है हमारे, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो ओपन करा वो अगेन वापस मुझे ओपन करना है, तो वहां से जाके मैं सेट कर सकती हूँ कि मुझे हर बार एक ऑप्शन मिलना चाहिए जब भी मैं ब्राउजर पे आऊँ कि मेरे जो प्रीवियस सेशन है वो ओपन मुझे करना है क्या, जो प्रीवियस विंडोज ओपन थी वो ओपन करना है क्या, तो वो सारे हम हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके सेटिंग में कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद प्राइवेसी पे जा सकते हैं कि हमारे प्राइवेसी सेटिंग जो हमको हमारे वेब ब्राउज़र के लिए लगानी है वो अलग-अलग तरह से हो सकती है। सर्च सेटिंग लगा सकते हैं, उसके बाद सिंक में हमको क्या-क्या चीज़ें रखनी है हमारे ब्राउज़र के साथ, वो सारी चीज़ें हम वेब ब्राउज़र की सेटिंग में कर सकते हैं। एक जनरल ओवरव्यू था ये तो उसका ब्राउज़र का। इसके बाद और भी चीज़ें ब्राउज़र पे होती है, एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स के बारे में। ठीक, अगर अपन प्लगइन्स के बारे में बात करें तो प्लगइन्स होते क्या-क्या? एक ये कंप्लीट प्रोग्राम होता है और या फिर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं, है ना? या तो एक कुछ कंप्लीट प्रोग्राम या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम होस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं एंड ये ब्राउजर यूज करता है मल्टीपल फंक्शनैलिटीज के लिए या फिर अदर एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए। तो ये प्लगइन्स हम कहाँ डालते हैं, ब्राउजर साइट पे जाते हैं जिससे क्लाइंट इसको यूज कर सके। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हम होस्ट कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है एंड कैन बी यूज बाय द ब्राउजर फॉर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज, और जिससे कि आप ब्राउजर इसको यूज कर सके अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, और कैन इवन बी यूज बाय दी अदर एप्लीकेशन एज वेल, और अदर एप्लीकेशन भी क्या कर सके, इसको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लैश और जावा ये भी क्या प्लगइन की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक, एक और चीज होती है हमारी, वो होती है एड-ऑन्स। एड-ऑन्स एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है बट एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होती है ब्राउजर के लिए, उसे एड-ऑन कहा जाता है। ठीक, ठीक, एड ऑन में होता क्या है, ये किसी भी ब्राउजर का बोल सकते हैं कि ब्राउजर में मुझे और कुछ ऐड करना है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करानी है, एक एक्सटेंशन देना है मेरे ब्राउजर को, तो वो क्या कहलाता है, एड ऑन। कहीं कहीं इसको एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं एड ऑन के नाम से भी दिखता है। ठीक, तो एड ऑन इज ऑल्सो रिफर्स टू एज एक्सटेंशन इन दी सम ब्राउजर, कुछ कुछ ब्राउजर्स को एक्सटेंशन के नाम से भी शो करते हैं। ठीक, मतलब क्या है, हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी हमें ब्राउजर के अंदर करनी है, ऐड करानी है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अदर छोटे-छोटे प्रोग्राम्स या पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं, किसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर। ठीक, एडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ साउंड एंड ग्राफिक कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऐड ऑन। अगेन साउंड की फंक्शनैलिटी डालना या फिर ग्राफिक कार्ड की फंक्शनैलिटी डालना, ये किस कैटेगरी में आता है, हमारा ऐड ऑन की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ये अगेन हमारे ब्राउज़र्स के लिए होता है, जैसे हमने देखा कि ब्राउज़र की एक तो सेटिंग हो गई कि हम ब्राउज़र को सेटिंग हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें क्या ब्राउज़र में किस तरह काम करना है, कौन-कौन सी चीज़ हाइड रखनी, कौन-कौन सी चीज़ दिखनी है, क्या-क्या बुकमार्क्स बनाने हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो ये सारी सिक्योर सेटिंग्स में आ जाता है। एड-ऑन्स क्या-क्या डालना है, प्लगइन्स क्या-क्या लेना है ब्राउज़र में, अगेन वो आ जाता है। और ब्राउज़र के साइड पे एक और चीज़ होती है, वो होती है कुकीज़। ठीक, तो कुकीज़ क्या होती है ब्राउज़र में, वो देखते हैं। कुकीज़ के बारे में बात करें तो ये टेक्स्ट फाइल होती है या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट जिसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, जो क्या करते हैं, वेबसाइट पे ट्रांसफ़र की जाती है वेब ब्राउज़र के थ्रू। विच इज ट्रांसफर बाय वेबसाइट टू द ब्राउजर, मतलब क्या वेबसाइट ट्रांसफर करती है ब्राउजर पे जब भी हम क्या करते हैं, उसको ब्राउज करते हैं तो। ठीक, अब ये स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाती है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में स्टोर की जाती है ब्राउजर के ऊपर। ठीक, मतलब कुकीज कुछ नहीं है, टेक्स्ट फाइल है जो क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं और ये वेबसाइट कहाँ ट्रांसफर कर देती है, आपके ब्राउजर के ऊपर। ठीक, तब जब हम कोई वेबसाइट को ब्राउज करेंगे तो वो उसी टाइम क्या करेगी, एक टेक्स्ट फाइल को इंफॉर्मेशन उसमें डालकर कहाँ स्टोर कर देती है, ब्राउजर के ऊपर जहाँ से वो रिक्वेस्ट आई है उस वेबसाइट के लिए। ठीक, किस फॉर्म में स्टोर करती है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक, ऐसा करने का उसका रीजन क्या होता है, कुकीज क्यों स्टोर मतलब भेजी जाती है वेब ब्राउजर के ऊपर, ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है, द इन्फॉर्मेशन इज रीट्रांसमिटेड टू द सर्वर टू रिकॉग्नाइज द यूजर्स बाय आइडेंटिफाइंग द पेजेस दैट वर विजिटेड, choices that were made while browsing various menus on a particular वेबसाइट। मतलब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन वापस से रिट्रांसमिट होती है कहाँ पर, सर्वर के ऊपर, जिससे कि वो क्या करें, उन यूजर्स को पहचान सके जिन्होंने उन अलग अलग वेब पेजेस के लिए क्या करी थी, रिक्वेस्ट सेंड करी थी। ठीक, कि उन्होंने पहले जब रिक्वेस्ट सेंड करी थी तो क्या क्या चॉइसेस उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। ठीक,
तो ब्राउजिंग चॉइसेस को ध्यान में रखने के लिए क्या किया जाता है, ये सारी चीजें वापस कहाँ सेंड की जाती है, सर्वर एंड पर सेंड की जाती है। ठीक, मेनली तो ये क्या होती है, हार्मलेस होती हैं और ये हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं कुकीज को ना। कुकीज जो रहती है वो यूजर की हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करती है और यूजली हार्मलेस होती है। एंड इट इज द ब्राउजर ऑन द कंप्यूटर, ब्राउजर ऑन अवर कंप्यूटर विच स्टोर एंड मैनेज द कुकीज। बट हमारा ब्राउजर जो है वो कुकीज कंप्यूटर पे कुकीज को क्या करता है, मैनेज करता है और स्टोर करता है। तो कभी कभी हो सकता है कि वायरसेस कैन बी ट्रिक्ड एज कुकीज एंड कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर। तो वायरसेस जो रह सकते हैं वो कुकीज की तरह एक्ट करके क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकते हैं। बट एक्चुअली में कुकीज ये नहीं करेंगे। अगर वायरस कुकीज के फॉर्म में अगर कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं तो वो जरूर हार्म पहुंचाएंगे कंप्यूटर को। ठीक, तो one can disable cookies by changing the privacy and security setting of our browser। तो कोई भी क्या कर सकता है, अगेन सेटिंग में जाकर, ब्राउजर के सेटिंग में जाकर कुकीज को डिसेबल भी कर सकता है कि हमारे कंप्यूटर में वही जब भी हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करें तो वो कुकी फाइल, टेक्स्ट फाइल हमारे ब्राउजर पे अगर भेज रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे एंड पे उसको स्टोर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये होता है कुकीज का काम। इतना हो गया अपना। अब लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक बचता है वो है कि किसी भी वेबसाइट को होस्ट किया कैसे किया जाता है। ठीक, तो देखो होता क्या है कि जब भी वेबसाइट बन जाती है अब उसको होस्ट करना है। होस्ट करना मीन्स उसके जो भी कंटेंट हमने बनाया है वेबसाइट के अंदर उसे वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बनाना। ठीक, तो उसे बोलते हैं होस्टिंग का वेबसाइट। ठीक, अब ये कैसे होती है उसकी हम सारी स्टेप्स देखेंगे कि कैसे वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, मतलब एक www वर्ल्ड वाइड वेब का कैसे पार्ट बनाया जाता है। ठीक, तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट allows us to put a website or a web page onto the internet, मतलब इंटरनेट पर उसको हमको क्या करना है, पुट करना है, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब हमने वेब होस्टिंग करना मतलब ऐसी सर्विस जो हमें अलाउ करती है कि हम वेबसाइट को या वेब पेजेस को किसका पार्ट बना रहे हैं, हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का, उसे हम इंटरनेट पे पुट कर रहे हैं। जैसी वेबसाइट क्रिएट होती है कहाँ पर, हार्डवेयर सर्वर का यूज कर कर। नाउ वी नीड टू कनेक्ट इट टू द इंटरनेट सो दैट द यूजर अक्रॉस द ग्लोब कैन एक्सेस। अब हमें जरूरत पड़ती है कि इसको हम हमारे इंटरनेट से कनेक्ट करें जिससे क्या ग्लोब में कहीं भी उसको क्या कर सके, अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी उसको एक्सेस कर सके। ठीक, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ती है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो क्या क्या होती है, सबसे पहले हमें एक वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या ऐसा वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करे, एक तो वेब सर्वर की स्पेस दे, इसके अलावा जो जो टेक्नोलॉजीज जरूरत है वो प्रोवाइड करें, उसके बाद सर्विसेज दे। तीन चीजें, पहले तो हमें वेब सर्वर की स्पेस दे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें एंड सर्विसेज प्रोवाइडर। सर्विसेज कैसे करें, हमें हमारी वेबसाइट के लिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, डेटाबेस प्रोवाइड करें, बैंडविड्थ प्रोवाइड करें, डेटा बैकअप के लिए सर्विस प्रोवाइड करें, फायरवॉल सपोर्ट दे एंड ईमेल सर्विसेज। जो जो सर्विसेज की हमको नीड है वो सारी हमें कौन दे, हमारा वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करा, ये सर्विस प्रोवाइडर देख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा, सूट करेगा। ठीक, तो हमने क्या करा, फिर एक डोमेन नेम देखा हमारी वेबसाइट के लिए, देन उसको कहा क्या किया, रजिस्टर किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप तक हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे डोमेन नेम मिला उस डोमेन नेम को हम क्या करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे। कहाँ से, डोमेन नेम रजिस्ट्रार से। ठीक, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे डोमेन नेम को हमने रजिस्टर करवा लिया। वंस वी गेट दी वेब स्पेस, हम अब हमारे लॉगिन्स को क्रिएट करेंगे विथ एप्रोप्रिएट राइट्स। अब हमको राइट्स आ गए, राइट्स की हेल्प से हमारे लॉगिन्स क्रिएट होंगे एंड हमारा एक क्या होगा, वेब स्पेस को मैनेज करने के लिए हम हमारा आईपी एड्रेस नोट डाउन करेंगे। ठीक, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, देखो पहले डोमेन नेम हमने डिसाइड करा, डोमेन नेम मिलने के बाद हमने हमारे वेब स्पेस को मैनेज करने के लिए आईपी एड्रेस मिला। ठीक, हमने आईपी एड्रेस को नोट डाउन किया एंड देन हमारी जितनी भी फाइल्स है उन्हें प्रॉपरली हम कहाँ अपलोड करेंगे, जो भी हमें वेब स्पेस मिली है उसके अंदर। ठीक है, वेब स्पेस में हमारा जो भी कंटेंट का डेटा था हमने उसको अपलोड किया एंड देन हम कराएंगे हमारे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग, इसके लिए वेब सर्वर के ऊपर। ठीक, नाउ गेट डोमेन नेम मैप टू द आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। हमें जो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस मिला है उसको हम हमारे डोमेन नेम से क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक, तो ये सारी स्टेप काय के अंदर होती है हमारी होस्टिंग का वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैपिंग होगी तो वैसे ही हमारी क्या होगी, हमारे एक तरह से वेबसाइट क्या हो गई है, होस्ट हो गई। अब देखो ये जो मैपिंग का काम होता है ना जी, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम से मैप करने का काम, तो ये काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो एक डीएनएस जिसे कहा जाता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम हमें डीएनएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएस, ये सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम क्या कर सके, हमारे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की क्या कर सके, मैपिंग कर सके। तो मैपिंग की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम सिस्टम।
ठीक है? तो ये था हमारा कि वेबसाइट कैसे होस्ट की जाती है, हमें कहाँ तक लेके जाना है उसको, मैपिंग तक लेके जाना है कि जब हमारे डोमेन नेम को हमने आईपी एड्रेस से मैप कर दिया, तो नाउ हमारी इज़िली अब हमारी जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में एक तरह से पार्ट बन जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है गाइस, हमारा चैप्टर 5 के अंदर सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक, तो आप जाइए सारे प्रीवियस वीडियो देखिए अगर आपको कोई भी वीडियो छूट गया है तो। ठीक, और अगर आपको जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसकी सारी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल्स की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल की लिंक्स में जाकर ज्वाइन कीजिए, चैनल ज्वाइन करके आप क्लास 11-12 दोनों के हमारे टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, आप वहाँ पर ग्रुप चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। इवन 11th क्लास की भी पीडीएफ हमने डाली है, 12th के भी हम सारे लेक्चर्स जो भी अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाइए एक्सेस कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। ठीक, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले, कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी जब भी वो अपलोड होगा। ठीक है गाइस, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि अगर आपको लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है गाइस, आप फेसबुक इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हमने बने हैं हमारे पेजेस, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। और ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।